नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। 8वें वेतन आयोग का जब चर्चा आता है तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से फिटमेंट फैक्टर की बातें आपके सामने नाचने लगता है कि फिटमेंट फैक्टर जरूर कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये फिटमेंट फैक्टर से के बाद भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मांग है पुरानी पेंशन योजना का, जो CCS पेंशन रूल्स 1972 के प्रोविज़न के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी चाह रहे हैं कि इसे 8वें वेतन आयोग में लागू किया जाए। अभी तक जो बातें हैं कि 2004 में जब NPS आया, 2026 में 8वां वेतन आयोग की जो बातें आए हैं, इस 8वें वेतन आयोग में पुरानी पेंशन योजना की बात को ही टर्म ऑफ प्रेफरेंस से समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों में इसको लेकर एक जरा असंतुष्टि है, असहजता है और इसी बात को लेकर कुछ कर्मचारी संघों ने अपना असहमति को जताया है। और साथ ही जो कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट करने वाले NCJCM स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, वहाँ पे एक ड्राफ्टिंग कुछ कर्मचारी संघों ने रखा है और उसमें ये बात को उन लोगों ने रखा है कि NPS और UPS को समाप्त कर दें और OPS को लागू करने की बात 8वां वेतन आयोग में शामिल करवाने की कोशिश करें। आने वाले समय में OPS का मांग कितना प्रशस्त होता है, कितना पुरजोर तरीके से आगे बढ़ पाता है, 8वें वेतन आयोग में क्या OPS की बातों को रखा जाता है, क्या लगभग 23 से 25 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, लगभग 60 से 70 लाख के आसपास में राज्यों में NPS में लोग कवर हैं, क्या उन लोगों के लिए कुछ बेहतर होने का विकल्प क्या हो सकता है, इसी बात पे आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप नए जुड़े हैं, सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या पेंशनर्स हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जब 8वें वेतन आयोग की बात आता है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से जो बात पे हमने अभी चर्चा किया कि फिटमेंट फैक्टर, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बातें जो चर्चा में आया है वह है OPS। क्योंकि अगर फिटमेंट फैक्टर अगर बेहतर लगता भी है तो लगभग 23 से 25 लाख के बीच में केंद्र में ऐसे कर्मचारी हैं जिन लोगों को ये महत्वपूर्ण रूप से OPS वे लोग कंटिन्यू विगत कह सकते कि 20 से 22 सालों से कर रहे हैं। NPS जब लागू हुआ तो लोगों ने असंतुष्टि जाहिर किया। NPS जब लागू हुआ तो उस समय 6वां वेतन क्रॉस किया, 7वां वेतन क्रॉस किया, लेकिन OPS जो है वो नहीं लागू हो पाया। अब 8वें वेतन आयोग में OPS को टर्म ऑफ प्रेफरेंस से ही हटा दिया गया। अब केंद्र सरकार के सामने लोगों को ये बड़ा महत्वपूर्ण डिमांड के रूप में उठा है कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS को लाया जाए, क्योंकि टर्म ऑफ प्रेफरेंस में OPS न रहने से केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा समूह जो है वो इस विषय को लेकर चिंतित है कि क्या सच में OPS लागू नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक बात को हम चर्चा में लाए हैं कि UPS को जब लाया गया तो केंद्र सरकार के लगभग 4 से 5% एम्प्लॉय यानी जो NPS में थे, तो NPS में एम्प्लॉयों की संख्या लगभग 23 से 25 लाख के बीच में है। तो उन लोगों के लिए जब विकल्प खोला गया कि आप UPS में आइए तो मात्र 4 से 5% लोग 1 लाख के आसपास में लोग ही UPS को ऑप्ट किए थे, चुने थे। अब इसी बात को लेकर जो कर्मचारी संघ है AIDEF, इनका चिंता बढ़ा है और NCJCM के सामने ये अपने ड्राफ्टिंग को रखा है ताकि 8वें वेतन आयोग में OPS को शामिल करने की ये कोशिश कर सके। तो अब ये देखिए इस बात को लेकर कि अगर OPS शामिल होता है तो NPS UPS को खत्म करो और OPS को शामिल करो। देखिए, जब UPS को लाया गया था, NPS के बाद जो UPS को लाया गया था, तो केंद्र सरकार ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लोगों को अवेयरनेस के लिए कहा था कि हम इसमें फैमिली पेंशन देंगे, एश्योर्ड पेंशन देंगे, मिनिमम पेंशन देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी लोगों ने एक लंबे समय तक NPS से UPS का विकल्प खोला भी गया कि जो कर्मचारी NPS से UPS में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए विकल्प खोला गया कि 30 जून से 30 नवंबर तक लोग जाइए। तो लगभग 4 से 5% ही एम्प्लॉय जो NPS में थे वे लोग गए। अब बताइए कि इतना बड़ा संख्या में मात्र 4 से 5% लोग अगर मूव कर रहे हैं तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या वह योजना सफल है या वह योजना असफल है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कुछ राज्यों ने UPS का जो संबंधित बातों को सिफारिश था उसको लागू करने की बात किया, लेकिन राज्य के भी जो कर्मचारी हैं वो अभी OPS ही चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर एक ट्रायल के रूप में अगर केंद्र सरकार अगर करती है कि NPS UPS में जो कर्मचारी है एक बार OPS के विकल्प को खोल के देखे, तब पता चलेगा कि कितने लोग NPS और UPS से सेटिस्फाइड है। तो यहाँ अभी तक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से जिस UPS को लेकर केंद्र सरकार जो है वो तरह तरह के जो बातों को लाया, गजट में प्रकाशित किया, लेकिन फिर भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ ये लोगों का डिमांड था कि हूबहू पैटर्न पे CCS पेंशन रूल 1972 को लागू किया जाए, लेकिन नहीं लागू किया गया। कुछ
तोड़ मरोड़ के कुछ एनपीएस की बातों को लागू किया गया, कुछ यूपीएस के शब्द 50% पेंशन संबंधित बातों को वहाँ पे ओपीएस वाले को यूपीएस में शामिल किया गया, लेकिन कह सकते हैं कि उसको एक टुकड़ों में कुछ बातें एनपीएस से ले लो, कुछ बातें ओपीएस से ले लो, और लेकिन यहाँ पे वे सारे चीज़ों को नहीं दिया गया जिसको कर्मचारी विगत 20-22 सालों से मांग के रूप में अपने अपने प्रपोजल में रख रहे थे। अब यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठा है कि इतनी बड़ी संख्या के जो सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उन लोगों का क्या 8वें वेतन आयोग से ओपीएस को गायब कर देना, यानी आने वाले 10 सालों में केंद्रीय कर्मचारियों का फिर भविष्य जो है वो ओपीएस को लेकर अंधकारमय की ओर जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि टर्म ऑफ प्रेफरेंस में ओपीएस को जो नहीं लाया गया था उसको जगह दिया जाए। अब इसका सारा जो जिम्मेवारी है वो एनसीजेसीएम को जिम्मेवारी है, क्योंकि एनसीजेसीएम ही कर्मचारी संघों को रिप्रेजेंट सरकार के सामने करते हैं। अब आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग का इस मांग को किस तरीके से ओपीएस को वहाँ पे लाया जाता है, या फिर ओपीएस जो है वो ठंडे बस्ते में जैसे पूर्व के वेतन आयोग में गए फिर से क्या वैसे ही चले जाएंगे। अगर वैसा जाता है तो आने वाले समय में ओपीएस में मिलने वाला जो इन्फ्लेशन के आधार पर जो डीए तय होता है, डीआर तय होता है, तो एनपीएस और यूपीएस का तो वो डीए डीआर से वे लोग रहे। दूसरी चीज़ की जो ओपीएस में जो जिस तरीके की रिटायरमेंट बेनिफिट है वो ना तो एनपीएस में है ना वो यूपीएस में है, जिस तरीके के वीआरएस की सुविधा ओपीएस में है ना वो एनपीएस में है ना यूपीएस में है। तो हमने जो कहा कि जो तोड़ मरोड़ के अलग अलग जगहों से छोटे छोटे बातों को शामिल किया गया ताकि लोगों को यूपीएस लुभावना लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों ने एकदम अस्वीकार कर दिया यूपीएस को। एक बार इसका एक्सरसाइज होना ये जरूरी है कि सरकार के सामने कि एक बार विकल्प के तौर पे ही, प्रैक्टिकल तौर पे ही ओपीएस को लिए ऑनलाइन पोर्टल को ओपन करें, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि केंद्र सरकार के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो एनपीएस में या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे लोग ओपीएस की तरफ क्या आ सकते हैं, या जो लोग ओपीएस में हैं क्या जो लोग एनपीएस और यूपीएस में क्या वे लोग ओपीएस में आ सकते हैं। तो एक बार ओपीएस का एक्सरसाइज होना जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि क्या ओपीएस में भी यूपीएस का ही आंकड़ा रह पाता है, या कह सकते हैं कि ये भी संभावना हो सकता है कि 100% एनपीएस और यूपीएस वाले लोग ओपीएस की तरफ चले जाएंगे। तो एक्सरसाइज सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि एक बार इसका एक्सरसाइज हो ताकि ऑनलाइन पोर्टल पे ये समझ आ सके कि कितने प्रतिशत लोग जो है वो ओपीएस को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन सारे विकल्प अभी तक खोले गए, सारे चीज़ों पे बात हुए, कर्मचारियों के पक्ष में भी बात हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चा से गायब हुआ टर्म ऑफ प्रेफरेंस में 8वें वेतन आयोग में, वह ओपीएस गायब हो गया। केंद्र सरकार कैसे इस बातों को आगे कर्मचारियों के पक्ष में लागू कर पाता है, राज्य के कर्मचारियों को किस तरीके से इसका लाभ मिल पाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में इसे संदर्भित बातों पे हम और चर्चा करेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट में फिर हम इस बात को बड़ा पुरजोर तरीके से रख रहे हैं कि ओपीएस का एक्सरसाइज होना जरूरी है ताकि कितने प्रतिशत एनपीएस और यूपीएस वाले लोग ओपीएस की तरफ जा पाते हैं। अगर उसे लागू हो ना हो, कम से कम उसका एक बार सरकार इस चीज़ को परखने के लिए ही देखे कि किस तरीके से लोग एनपीएस और यूपीएस को अपने लाइफ में उबाऊ समझ रहे हैं, किस तरीके से एनपीएस और यूपीएस से लोग असंतुष्ट हैं। इस बात का जानना जरूरी है कि सच में क्या कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस जो है वह एक हकमारी है, जो उन लोगों को मिलना चाहिए बेनिफिट, वो नहीं मिल पाया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।